हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का मेरा चैप्टर है विद्युत। ध्यान में रखिएगा, विद्युत एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत बारीकी से समझना है। वैसे भी विद्युत में कुछ रटने की कोशिश ना करिएगा। मैं एक एक बार बताऊंगा, आप इसे कॉपी पर नोट करिएगा। आज का मेरा चैप्टर ये स्टार्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो विद्युत का करना शुरू कर दिए। विद्युत, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो आप इसे। ठीक, सबसे पहली बात तो आपके पास है दो वस्तु होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दो वस्तु। एक वस्तु लचीला हो, लचीला, और एक वस्तु थोड़ा बहुत टूट सकता है, टुकड़े टुकड़े माध्यम में टूट सकता है। मेरी बात को समझिएगा आराम से। एक वस्तु लचीला हो, मान लीजिए ये वस्तु लचीला है, और ये जो है टुकड़ा, मतलब इस छोटे छोटे रूप में फोड़ देने पर मतलब भुरभुरा हो सकता है, तोड़ने पर भुरभुरा हो सकता है। मैं आपसे पहले ही कहता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो बेसिक कंसेप्ट चैनल है। याद कराना या रटाना मेरा काम नहीं है। मैं बेसिक कंसेप्ट में आपको बताऊँगा, आपके दिमाग में सीधे सीधे रिएक्शन करेगा, आप समझ पाओगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो नीचे जिसको हम तोड़ सकते हैं, भुरभुरा बना सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए खाल, यहाँ पर जो है चमड़ा, खाल ले लिया जाता है, बिल्ली की खाल, लोग नाम बोल देते हैं बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। तो ये लचीला होता है। और यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं कांच, कांच की छड़। अरे भाई, कांच ले लो या कांच की छड़ ले लो, बात तो एक ही है। लेकिन किताबों में पता है आपको देता है कांच की छड़। यहाँ बिल्ली की खाल कोई जरूरी थोड़ी ना है। खाल किसी का भी ले लो, भेड़िया का भी ले लो, वो भी लचीला आएगा। तो कहने का मतलब आपको बिल्ली की खाल किताब में भी आता, आप क्यों बिल्ली की खाल ही पढ़िए भाई। खाल होनी चाहिए, चमड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कांच की छड़ कहता है, कोई जरूरी नहीं है छड़ हो तो कांच ही लेकिन रहे, कोई जरूरी नहीं है ऐसी बात। आप कांच ले चलो, खाल ले लो, आप इसको आपस में रगड़ो। तो मैं आपको बात बता दूं, जब इसको आपस में रगड़ोगे तो कुछ यहाँ से टूट करके, कुछ यहाँ से टूट करके इसके पास जा करके चिपक जाएंगे। अरे हाँ ना, मतलब यहाँ से जा करके इसके पास चिपक जाएंगे, बस वहीं से स्टार्ट हो गई। यानी ये यहाँ से निकल करके इसके पास गया है ना, तो इसका मतलब जहाँ से निकलेगा तो इसको बोलते हैं त्यागना। ये इसको क्या करता है? त्यागता है। आज जो ग्रहण करता है ना, जो मतलब ये ग्रहण करता है ना, इसे बोलते हैं ग्रहण कर रहा है। ये त्याग रहा है, ग्रहण कर ले रहा है। ये चमड़ी जो लचीला होता है भाई, लचीला वाला ही तो लचीला वाला थोड़ी नहीं टूटेगा। जो छोटे छोटे फोड़ने पर भंगुरता जिसमें पाई जाती है वो टूट सकता है। तो यानी यहाँ से टूट करके इसके पास आ गया, तो इसका मतलब ये बात तय हो गई कि ये ग्रहण करेगा, ये त्यागेगा। ठीक है, त्यागता है, त्याग समझ लीजिए। तो जो त्यागता है ना वो धनवान होता है, इसे बोलते हैं धनात्मक। और जो ग्रहण करता है ना वो इसे बोलते हैं ऋणात्मक। मैं यही समझाना चाह रहा था। तो अब आप याद कर लेंगे, अब आप समझ जाएंगे कौन सी वस्तु किस में रगड़ेंगे तो हमारा वो चीज़ हो जाएगा, प्लस और माइनस आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपके बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे बालू में रगड़ते हैं। बालू में बाल आपका छोटे छोटे में टूट सकता है। कलम पेंसिल लेकर के रगड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, बाल आपका कोई कण जो है आपको टूट करके इसमें आके चिपकेंगे, वो आपको दिखाई नहीं देगा मगर चिपक जाता है। तो बाल आपका क्या हो जाता है? धनात्मक। ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यही आपको समझाना चाह रहा था। प्लास्टिक का ऋणात्मक का काम कर जाता है। लेकिन हाँ, जब किसी हार्ड वस्तु पर रगड़ोगे तो प्लास्टिक ही टूट करके इसके पास जाकर चिपक जाएगा। दीवार पर रगड़ो प्लास्टिक को, कलम को, तो आपके यहाँ से टूट करके उसके पास चला जाएगा। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक यही होता है। आज हम लोग ये समझते हैं कि किसी पदार्थ में एक्चुअल में क्या चीज़ पाया जाता है, उसके अंदर की जो बनावट है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग एक बात समझते हैं। जब कोई वस्तु को रगड़ते हैं तो क्या चीज़ ऐसा इधर से इधर जाता है। किसी वस्तु को हम लोग जब दो तीन भागों में बांटते हैं, जैसे चालक, अर्धचालक और चालक,
वो ऐसा क्या वजह है कि 3 भागों में बांट देता है। हम लोग बहुत बारीकी से अब हम लोग समझते हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ जो होते हैं, ये कोई भी पदार्थ जो होते हैं ना, वो आपके अणु से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिल करके बने होते हैं। तो ये मान लीजिए आपका ये अणु है। अब जो अणु जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, और इसी कण को बोला जाता है परमाणु। इंग्लिश में बोलते हैं एटम। तो ये एक दैनिक जीवन में हम बोलते हैं कण कण कण, लेकिन ये कण है, ठीक है, वो परमाणु होता है वैज्ञानिक भाषा में। तो यानी हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक कण है, अर्थात कोई परमाणु है, अर्थात कोई एटम है, तो हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। किसको देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। जिसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी को से ही हर छोटे छोटे पदार्थ जो होते हैं, उसके अंदर जो कण जो होते हैं, उसे बारीकी से देखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी से ही एटम को देखेंगे। तो जब हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये आपका सूक्ष्मदर्शी है, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी मतलब बड़ा करके जब देखेंगे, तो ये पूरा मतलब भरा सा दिखाई देगा, और इसके चारों तरफ राउंडिंग दिखाई देगा, काला काला। समझ में आ गया? इसके चारों तरफ राउंडिंग दिखाई देगा, इसके चारों तरफ राउंडिंग। अब ये राउंडिंग हल्का हल्का काला काला रहेगा। आप लोग देखो, जब चलता हुआ फैन देखते हो ना, फैन मान लीजिए जब फैन चलता है स्पीड में, तो जो आप देखोगे बीच में तो अपना वो फैन तो होता ही है, जो घूमता है, लेकिन जो इसकी पत्ती होती है वो आपका हल्का फुल्का राउंडिंग ब्लैक बनाए रहता है। वो आप ध्यान से देखोगे तो मालूम चल जाता कुछ यहाँ पर रोटेशन कर रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर होता है। तो यानी यहाँ पर जो है ये इसके कुछ ब्लैक दिखाई देता है, मतलब काले काले। और इनका स्पीड जो यहाँ पर जो एटम यहाँ पर ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से गति करते हैं, और इनका जो स्पीड होता है वो प्रकाश की चाल से बराबर ही होता है। इनका जो स्पीड होता है प्रकाश की चाल के बराबर होता है। 3 गुणे में 10⁸ है, 3 गुणे में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी स्पीड इतना बराबर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इतनी रफ्तार से घूमते हैं, इसीलिए हमको वो धुंधला दिखाई देता है। मेरी बात को समझिएगा। लेकिन आप नहीं देख पाओगे। आप ये देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, माइक्रोस्कोप ही आपको बता पाएगा। तो जैसे हम लोग इसको और अच्छे से जूम करके देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखिएगा यहाँ पर और आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो बड़ा वाला जो पोर्शन जो मिलता है, इसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, जिसे न्यूक्लियर बोलते हैं। न्यूक्लियर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक। इसको हम बाहर लिखते हैं, कोई बात नहीं, इसे हम लिख देते हैं नाभिक। तो इस नाभिक के अंदर जो होते हैं वो आपका प्रोटॉन पाए जाते हैं। अभी हमको बता रहे हैं कि इसके अंदर नाभिक होते हैं, और जो बाहर जो होते हैं ये आपके सभी कक्षाएं होते हैं, मतलब इसे ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल कक्षाएं। तो बस, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं, और ये जो नाभिक होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जो न्यूक्लियर जो दिया गया है, नाभिक के पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इसे हम स्मॉल n लिख देते हैं, ठीक है ना? ये न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जो ऑर्बिट होता है, जो ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, तो ये मतलब ये ऋणात्मक होते हैं। तो अभी हम आपको और बारीकी से बातें बताएंगे कि कैसे मैनेज होता है। ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अब इसको हम थोड़ी सी बात को मिटाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमको बोर्ड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी है, कोई बात नहीं है। तो आप इतना देखने के बाद आप क्या समझोगे? ध्यान दीजिएगा कि ये आपके पास नाभिक हो गया। क्या हो गया? नाभिक।
तो जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन और हमारे पास न्यूट्रॉन मौजूद है। तो जो ये नाभिक है ना, जो ये ऑर्बिटल है ना, ये ऑर्बिटल भी कई घरों में समूह में रहते हैं। ये भी अपना ढेर सारा परिवार है। उन सभी परिवारों को अलग अलग घर बनाया गया है। बात को समझिएगा। थोड़ी सी अगर आप एडवांस कंसेप्ट को समझेंगे तो हम आपको थोड़ी दैनिक जीवन में घटनाओं को लेकर के जोड़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कुछ यहाँ पर घर होते हैं। एक घर यहाँ पर आगे रहेगा, इसके बाद फिर यहाँ पर रहेंगे, ऐसे करके कई घर रहेंगे। जूम मतलब ये माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखा गया तो ये इस टाइप का हमको मिलने लगा, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस मिलने लगी इनको। तो पहले वाले घर को बोला जाता है के, इसके बाद एल, इसके बाद एम, इसके बाद एन। बात को समझिएगा। और भी आगे जाएगा मगर इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप यही समझ लोगे, इतना ही है। तो उसी प्रकार देखोगे ये पता करना चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होते हैं। देखो पहली बात तो जो आप लिखे हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। यानी आप अभी भी समझ गए होंगे शेल, HELL, सॉरी HELL। शेल क्या होता है? KLM और ये N। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 2n²। तो अब हम n बराबर क्या पता करेंगे? यहाँ पर पहला के लिए 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 और इसको हम लोग 4। बात को समझिएगा। यानी जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर रहेगा। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 फिर 2 में गुणा कर दोगे तो 2, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी इस वाले घर में, इस वाले लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसके पास कितना हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप रखो, चेक करो, देखो यहाँ पर देखो m बराबर जब हम 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 और फिर 9 दूना 18। अरे भाई यहाँ पर जब हम 2 गुणे में यहाँ पर 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर का 9 और फिर 9 दूना 18, यानी इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात को समझिएगा। फिर ये क्या हुआ कि ये जो है n के बराबर 4 से को 16 दूना 32, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहूँगा, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये आपका k बराबर में इतना, l बराबर में जो भी है m और इसके बाद l, ये इसका घर हो गया। अब उस घर में देखिएगा, जब अमीर का घर कुछ और होता है, गरीब के घर में कुछ और होता है। आप देखोगे एक गरीब के घर में एक ही रूम में क्या होता है, मैं इसके दैनिक जीवन से मैं जोड़ रहा हूँ। ऐसा ही मैं सोचिएगा यहाँ पर अमीरी गरीबी है, और अभी जोड़ दूंगा अमीरी गरीबी यहाँ पर क्यों है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको कंसेप्ट याद करना होगा, कंसेप्ट को समझिए। इसको आप बोलेंगे क्या कि कुछ अमीर घर होते हैं, कुछ गरीब घर होते हैं। गरीब घर में देखोगे एक ही रूम में उनका सब कुछ होता है। एक ही रूम में खाना बनाएंगे, एक ही रूम में अपना सोएंगे, एक ही रूम में उनका मेहमान आ जाएंगे तो उसी रूम में बैठाएंगे, उनका अलग से कोई रूम नहीं होता है। लेकिन अगर उनसे थोड़ा सा अमीर हो तो देखोगे यहाँ पर खाना कहीं और बन जाएगा रूम में बगल में, और यहाँ पर रहेंगे, अपना मेहमान करेंगे। अगर और थोड़ा अमीर घर में जाओगे तो उसका देखोगे किचन अलग रहेगा, बेडरूम अलग रहेगा, मेहमान के लिए अलग रहेगा। उसी प्रकार और अच्छे रूम में जाओगे और अमीर के रूम में जाओगे तो सभी प्रकार का रूम अलग अलग हो जाता है। उनके बेटा का अलग हो जाएगा, उनकी बेटी के लिए अलग रूम हो जाएगी। ये सब सिस्टम है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यानी ये सब धीरे धीरे अमीर होते हुए बढ़ते जाएंगे। इनके पास इतना धन है, 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 अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये सब। तो यानी इसके पास केवल 2 ही है, तो ये गरीब हैं। तो गरीब होने के नाते केवल ये एक ही घर में रह जाएंगे, एक ही रूम में रह जाएंगे। ये थोड़े से दूसरे रूम में, यानी ये 2 रूम में रह जाएंगे। बात को समझिएगा। अगर ये मान लीजिए 3 है, जहाँ पे ये 3 रूम में रह जाएंगे, ये 4 रूम में रह जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको समझाने की मैं बता रहा हूँ। इनके पास 4 रूम रहेगा, ऐसे अगले वाले में 5 रूम रहेगा। तो जो पहला जो एक ही रूम है ना, तो इसको हम बोलेंगे यश। इसको बोलोगे आप, देखिए मान लीजिए इनके पास बेडरूम है, तो उसी रूम में अपना खाना बनाएंगे, उसी रूम में मेहमान करेंगे, मेहमान भी उसी रूम में आएंगे। इस रूम में क्या हो जाएगा,
बेडरूम यश भी रहेगा, परंतु उनके पास अलग से किचन बन जाएंगे, वो अलग से एक रूम बढ़ जाएंगे, वो किचन वाला हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे यश तो रहेगा ही रहेगा, बात को समझिएगा, यश तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसी में क्या आ जाएंगे, पी भी आ जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ भी है, यहाँ इसी प्रकार क्या है, यहाँ भी है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिएगा यश तो रहेगा ही रहेगा, पी भी रहेगा। जैसे इसके पास अमीर बढ़ते जाए, वहाँ पर अमीरी बढ़ रही है ना, तो देखिए एक ही रूम में सब काम चला रहा था, एक रूम तो वो रहेगा, लेकिन इसके पास किचन आ गया, अब रूम भी रहेगा, किचन भी आ गया, अब इसके पास बंगला भी आ गया, कोई मेहमान वाला, SPD भी बोलेंगे इसको। इसी प्रकार इसके भी आ गया, ये भी आपका किचन भी रहेगा, वो बंगला भी रहेगा, फिर वो बाद सब रहेगा, सब बेडरूम रहेगा, SPDF हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बारीकी से कुछ बातें बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो जो आप अभी लिखे हो यहाँ पर, ये भी एक आर्बिटल ही है, लेकिन इसे हम बोलेंगे सब सेल। क्या बोलेंगे, सब सेल। सब सेल में क्या क्या आएंगे, SPDF, SPDF। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यस वाले में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दो। अब पी वाले में हमेशा 6 रहते हैं, डी वाले में हमेशा 10 रहते हैं, ऐसे में आपका हमेशा 14 रहते हैं। यही आपको समझना है, ये 2, 6, 10, 14। अगर आप ये बात समझ गए तो काम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इस वाले में नहीं घूम रहे हैं ना, ये तो घरों की बंटवारा कर रहा है। बात को समझिएगा, ये जो कलमन जो है वो घरों का बंटवारा कर रहा है, जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से इस बाउंड्री समझ लो। इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमेंगे उसे हम आर्बिटल बोलते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, यानी ये हमारा आर्बिटल नहीं है, ये आर्बिटल नहीं है, आर्बिटल ये सब है, आर्बिटल ये सब है, सब सेल वाला, सब सेल ही आर्बिटल है। उसी को बोलते हैं उपकक्षाएं। क्या बोलते हैं, उपकक्षाएं। इसका बोलोगे आर्बिटल, क्या बोलोगे, आर्बिटल। इसी को बोलेंगे आप लोग उपकक्षाएं। इसका कक्षाएं नाम से जान सकते हो, मगर ये असली में होता नहीं है, लेकिन ये उपकक्षाएं में ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके काम चला देगा, इसी में घूमेंगे यस वाले में इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर देखना मैंने क्या बताया था आपको, यस वाला 2, फिर पी वाला 6, तो देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये वाला 6 हो जाएगा। मैं आपसे ये गोला नहीं घेरना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा, भर जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, फिर 6 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, दोनों जोड़ने पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, फिर 6 इलेक्ट्रॉन ये, फिर ये कितना बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना। उसी प्रकार ये भी है, जरा ध्यान देने समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 4 घर हैं, 4 रूम में, फिर 2 लोग इसमें रहेंगे, 6 लोग इसमें रहेंगे, 10 लोग इसमें रहेंगे, 14 लोग इसमें रहेंगे। इन सबको जोड़ दोगे बाबू 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है, समझ करके काम चलना है। अब आप इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखना है। देखो पहली बात तो ये आपका जो है ना, ये जो है पहले आर्बिट है ना, ये पहला, देखो ये पहले आर्बिटल का ये यश है, और यहाँ पर जो दो लिखा हूँ ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन एक्चुअली में ये आपका पहला आर्बिटल, ये पहला सेल था, ये आपका दूसरा सेल था, ये आपका तीसरा सेल था, ये आपका चौथा सेल था। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सेल की संख्या या सेल की नंबर, सेल की संख्या, सेल की संख्या। तो जब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं हिंदी के टीचर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या कहता है, ये आपका पहला है, ठीक है ना, पहले आर्बिटल का यश में 2, ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखोगे पहले आर्बिटल में यश पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लिखे रहेंगे वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद कामा, दूसरे में यश में फिर 2 है, फिर यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन में, दूसरे आर्बिटल में, दूसरे सेल में
दूसरे सेल में यस पर भी 2 है, लेकिन फिर दूसरे में ही पी पर 6 भी है। बात को समझ रहे ना। फिर आप देखेंगे तीसरे में यस पर 2 है ना, बोलिए तीसरे में यस पर 2 है, फिर तीसरे में पी पर हमारे पास 6 है, फिर तीसरे में हमारे पास डी पर 10 है। समझ रहे हैं। चौथे पर ध्यान दीजिएगा, चौथे पर यस पर 2 है, तो आप लिखोगे यहाँ पर चौथे पर यस पर 2 है। फिर देखो चौथे पर पी पर 6 है, फिर देखो चौथे पर डी पर 10 है, फिर चौथे पर एफ पर 14 है। यही आपको समझना था। ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ 1 है, क्या यहाँ पर ये है, ये 2 क्यों है, यहाँ पर 2 क्यों है। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही दिखाता है, मतलब सॉरी, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये ऑर्बिटलों की संख्या, मतलब जिसे बोल सकते हैं सेल की संख्या। समझ में आ गया। ये सेल पहले सेल में है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यस पर, तो ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। लेकिन ये जो है ना, बढ़ते क्रम में ऊर्जा होता है, यानी ऊर्जा जो है भाई जिसके पास धनी रहेगी उसी की तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, वही चीज़ यहाँ होती है। यानी ये सब अमीरों में बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। ये आपकी एनर्जी है, जिसे बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या ऊर्जा बढ़ने का क्रम यही है? नहीं। आपबाऊ एक नियम बनाया गया है, आपबाऊ एक नियम है, कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आपबाऊ का एक नियम बनाया गया है जिसमें इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऊर्जाओं का क्रम दिखाता है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम अगले पॉइंट पर हम आ जाते हैं उसी कंसेप्ट पर। आपबाऊ का नियम, चलिए हम देखते हैं आपबाऊ के नियम से कैसे हम एनर्जी क्रम इसका हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या नियम बताया गया है कि 1s, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1s 2s 3s 4s 5s इतना करके लिख लीजिए। इसके बाद देखोगे आप हमेशा कि जो P का जो स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पर 1 में P नहीं था। जब 1 में P नहीं था, अर्थात P वाला जो सिस्टम है वो 1 में नहीं है, तो 1 में नहीं है, इसीलिए हम P2 से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 2P 3P 4P 5P। उसी प्रकार देखोगे जो SP जो D है वो 3 से स्टार्ट हुआ, न कि यहाँ से। इसी प्रकार यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे, 3D 4D 5D। उसी प्रकार आपका F भी है, 4F 5F, इतना मिल जाएगा आपको। इसे सर्कल में भर दो ताकि समझना आसान रहे, भागे नहीं उधर। ये कुछ है नहीं, आप बहुत लोग इसको बहुत बड़ा नियम समझ के बताते हैं, इतना बताएंगे कि हम बहुत कुछ बता रहे, ऐसा कुछ है नहीं। ये एक ऊर्जाओं का मतलब ये क्रम है, मतलब ये बता देता है कि ऊर्जा का क्रम ऐसे ऐसे ना होकर के इस नियम पर काम करता है। यहाँ से आप आइएगा, फिर आप देखेंगे उधर से आने में, उधर से फिर आएंगे, फिर ऐसे करके, फिर ये देखिएगा यही आपका बंटवारा कर दे रहा है। ये यहाँ पर देखिएगा 6s आएगा, फिर यहाँ पर जो है 4F ये करके ऐसे यहाँ पर रोक देंगे, बहुत है। इसके बाद लिखिएगा मत, इसके बाद मत लिखिएगा, क्योंकि मेंटनिंग यहाँ पर लिखा नहीं गया तो ये परेशान करेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया। तो चलिए ठीक है, तो हम इतना ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या आ रहा है, पहले ये लड़का जो है ना, ये घूम घूम कर पीछे जब भी आएगा तो इधर से जाएगा। इसका मतलब देखिएगा 1s, क्या है यहाँ पर ये 1s, अरे हाँ आया ना। फिर घूम के आएगा तो क्या आ जाएगा 2s, फिर इधर से क्या आ जाएगा 2P, फिर क्या आ जाएगा 3s, फिर क्या आ जाएगा 3P, फिर क्या आ जाएगा 4s। यही आपको समझना, यही आपको बदल रहा है 4s। फिर क्या आ जाएगा 3D, देखिएगा, फिर क्या आ जाएगा 4P,
फिर क्या आ जाएगा 5s, फिर क्या आ जाएगा 4d, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा 5p, फिर क्या आ जाएगा 6x, 6x के बाद क्या आ जाएगा 4f, इसके बाद 5d। तो आप जो ये क्रम लिख रहे हैं ना, यही एक्चुअली में यही सही क्रम है ऊर्जा का, यही सही क्रम है ऊर्जा का। अब देखोगे, हम इसमें ध्यान से देखेंगे क्या है इसमें गलतियां इस वाले में। जब हम इसे ऐसे लिख रहे थे तो क्या हमारी गलती होती नहीं, मगर ये एनर्जी के क्रम में नहीं है, वो हमारा एनर्जी के क्रम में है। तो हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हटा देते हैं और फिलहाल अभी देखते हैं कि किस में कौन सा कहाँ बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं हटा दे रहा हूँ। हम सभी जानते हैं F पर 14 है, D पर 10 है, ये सभी हम जान गए, बता दिया हम आपको पहले ही यहाँ पर ऊपर ही। तो अब देखेंगे कि ये 1s तो मिल रहा है, 1s तो यहाँ भी पहले हो गया, 2s भी यहाँ पर हो गया, 2p भी यहाँ पर हो गया, और यहाँ देखेंगे 3s भी यहाँ पर हो गया, और 3s के बाद देखिएगा 3p भी यहाँ पर हो गया। अब देखिए बदल रहा है यहाँ से, 3p के बाद यहाँ पर देखिए 4s आया है, बल्कि ये सिस्टम यहाँ पर नहीं है। बस अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे ना, एक बार अगर लिखेंगे तो आपको ये चीज़ लर्न हो जाएगा, आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए, आप एग्जाम में फटाफट ये बात लिख पाओ। एग्जाम में ही हम लोग एग्जाम की तैयारी नहीं, बल्कि बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये 3s जो है यहाँ पर क्रम में नहीं है, यहाँ पर देखो ये इसको नहीं चाहिए था, इसको चाहिए कहाँ था, ठीक इसके बाद। देखो आप फिर देखो यहाँ पर जो 3s है ना, ये हम इस जो क्रम लिखते थे जिसको यहाँ लिख दिए थे, तो इसको ठीक इसके बाद चाहिए। तो 4s के बाद क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा ना, 3p। बस जब इसे लिखेंगे ना 3d आ जाएगा, सॉरी 4s के बाद 3d आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 3d के बाद 4p, देखो 4p भी है। उसके बाद देखो तो इसके बाद क्या है यहाँ पर, वो 5s है। यानी बाबू लोग ये वाली जो मान यहाँ पे जो दे रखा है, ये सब मान जो, इसको हटा करके सीधे 5s को ही लिखना पड़ेगा। यानी ये क्रम आपको याद होनी चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको ज़्यादा ये नहीं याद करना है, अगर आप इसको यहाँ तक याद कर लोगे ना 6x तक, तो हो जाता है बहुत ज़्यादा काम। 6x तक याद कर लेना। और मैं आपको बता दूं, मैं वैसे भी यहाँ तक तो मैं याद करने का तरीका मैं बता ही दिया कि 4d तो हो जाएगा। 4d कहाँ आएगा, ये आपका इसके पहले लिखा गया, देखो 4d के बाद क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा, और वहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एनर्जी का क्रम भी इसका समझ गए होंगे। हमारे पास दो पदार्थ है, एक पहला है पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ है। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ कर देते हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके इसके पास चले जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो एक बात हम आपको कहना चाहूँगा कि एक इलेक्ट्रॉन को लिमिटेशन चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि उससे कम भी नहीं कर सकते हैं, उससे अधिक भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि एक आदमी को तो हम एक ही आदमी गिनेंगे ना, कभी हम ये थोड़ी नहीं कह सकते कि आधा आदमी या 1.5 आदमी, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो वही कुछ यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन कभी टूट नहीं सकता है, ये हमेशा एक ही रहेगा, वो टूट ही नहीं सकता है, तो हमेशा एक गिनेंगे इसको। तो वही चीज़ यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हम पता करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। तो 1 इंटू में 6 इंटू में 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 19 कूलम। तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, मतलब 3.2 गुणे 10 पर माइनस में 19 कूलम। तो यानी देखोगे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है, तो ये वाला तो पक्का है कि धनात्मक चार्ज होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ना, वो 3.2 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19 कूलम, ये धनात्मक में चार्ज हुआ है।
और वही चार्ज यहाँ पर हुआ है लेकिन माइनस में हुआ है, ये माइनस में हुआ है। तो यानी दो इलेक्ट्रॉनों को हम जो है इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, जब त्यागता है तो धनात्मक, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणात्मक। लेकिन हम लोग अब ये बात को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब त्यागता है तो क्यों धनात्मक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो क्यों ऋणात्मक हो जाता है। यह हम लोग पूरी बारीकी से समझ लेते हैं, तब जाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक परमाणु है जिसे हम बोलेंगे एटम। एटम के अंदर ये जो पोर्शन जो है नीचे वाला, वो जो अंदर वाला है इसे बोलेंगे नाभिक या न्यूक्लियर, और जो बाहर की तरफ है इसको बोलते हैं आर्बिट। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बाहर जो रहते हैं उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो अंदर जो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। बस आपको इतना बात पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो धनात्मक होता है और इसका जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है। तो अगर ये यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या, मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कुछ देर के लिए 5 है, 5 प्रोटॉन हैं और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। बात को समझिएगा। तो इसको हम इस कंडीशन में बोलेंगे कि यहाँ पर 5 प्लस में है और यहाँ पर 5 माइनस में है, तो दोनों चार्ज बराबर है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस है, तो काट देंगे तो क्या बन जाएगा? 0। तो इसे बोलेंगे उदासीन है। क्या हो गया ये? उदासीन। ये अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यानी यहाँ पर प्लस में 5 चार्ज है, यहाँ पर 5 माइनस चार्ज है, यानी दोनों मिल करके एक उदास बन गया। यानी ये पूरा परमाणु या एटम, ये पूरा जो परमाणु है वो अभी क्या है? उदासीन है। उदासीन मतलब इसमें भी कोई चार्ज नहीं है। अब हम बारी आती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, भाई प्रोटॉन को आप नहीं टच कर सकते, प्रोटॉन को आप नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में। वो पूरी तरह से सेफ है, वो बाउंड्री के अंदर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों से लड़ना होगा, लड़ करके ही अंदर पहुँच पाएंगे। उसको आप कुछ नहीं कर पाएंगे प्रोटॉन को। जैसे ही अगर आप किसी परमाणु को टच करने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ही टच होगा, इलेक्ट्रॉन ही आपको रोकेगा। प्रोटॉन तक पहुंचना तो दूर। समझ लीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। यानी जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 5 प्रोटॉन तो पड़ा हुआ है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल करके खत्म हो गया, जो हम बोलेंगे अब यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। बोलो हाँ या ना? और मैं अभी भी आपको बताया है कि प्रोटॉन जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, 5 है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर रखो माइनस में 4 है। तो जैसे ही इसकी अभिक्रिया मतलब इस काम करोगे तो यहाँ पर देखोगे प्लस में 1 आया है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एक चार्ज यहाँ पर मौजूद हो गया, तो एक निकालने पर एक धनात्मक हो गया। तो जब हम यहाँ से 2 निकाले होते ना इलेक्ट्रॉन को, एक और निकाल दिए होते तो यहाँ पर कितना बचा होता? तब 2 ही, तब यहाँ पर 3 बचता है यहाँ पर। और जब यहाँ पर 3 बचता तो माइनस में यहाँ पर 3 लिख देते, तब हम इसको कह देते 2 प्लस में 4 बच गया। चलो हम इसी बात को यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज है, ये जो चार्ज है 2 प्लस माने 2 धनात्मक 2 आवेश की चार्ज हो गया। लेकिन अभी हम इसको और आगे बताएंगे, इसमें गुणा करना पड़ेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से कितना चार्ज हो रहा है। ये तो नंबर है ना, ये नंबर है, इलेक्ट्रॉनों के नंबर है, संख्याओं का नंबर है ये, कोई बात नहीं। तो जब हम यहाँ पर आएंगे, मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 में प्रोटॉन है और यहाँ पर 5 में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भी हो, मान लीजिए यहाँ पर। अब हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं किसी कहीं तरीका से, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की जो संख्या 5 ही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इसमें और जुड़ गई, तो कितना बन जाएगा? लेने के बाद 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तब इसका टोटल चार्ज देखेंगे। टोटल चार्ज क्या देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे 5 में प्लस में है और जो माइनस में 7 है, तो अब देखोगे माइनस में 2 आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन जब वो ले रहा है ना,
जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, निकाल रहा है तो प्लस आ रहा है। तो यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब अधिक हो जाएगा तो ऋणात्मक अधिक हो गया, इसका मतलब आवेश भी ऋणात्मक हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब कम हो गई तो प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई, और जब प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई तो हम बोलेंगे वो धनात्मक चार्ज हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। लेकिन अब क्या है यहाँ पर कि इसकी चार्जिंग के बारे में हम आगे फार्मूला बताएंगे। I बराबर में Q/T होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में समझाएंगे। इसके अंदर में बहुत सारे फार्मूलाएं हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसे कमेंट करो, इसे लाइक करो। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करो, जितना भी हो, जितना अच्छे से देखो तो इसे लाइक जरूर करना, और इसके बाद शेयर भी करो। सब्सक्राइब तो पक्का करो 100%। चलिए हम आते हैं अब आज के लिए।